फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है। पहले पार्ट में हमने इस आयरन लेडी की हिस्ट्री के बारे में बात की थी। दोस्तों, जब अप्रैल 1888 में पहला प्लेटफॉर्म लगा, तो उसके बाद एफिल टावर सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, ये पेरिस के ऊपर एक रिस्क बन गया था। अब तक इंजीनियरों ने सीन नदी के कीचड़ से भरे एरिया से लड़ाई लड़ी थी न्यूमेटिक केसन का इस्तेमाल करके, और 800 टन के खंभों को हाइड्रोलिक जैक से अलाइन किया था। लेकिन अब से ग्रेविटी उनका मेन दुश्मन नहीं था। असली लड़ाई अब हवा के खिलाफ थी। इस ऊंचाई पर हर 1 मीटर ऊपर जाने पर ऐसी ताकतें बढ़ जाती थीं जो लोहे को मोड़ सकती थी, जोड़ों को ढीला कर सकती थी और पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ सकती थी। यह वह समय था जब गुस्ताव एफिल की पुल बनाने की समझ का फाइनल टेस्ट होने वाला था। हवा ही एफिल टावर की असली आर्किटेक्ट बन जाती है। जमीन से 50 मीटर से ज्यादा ऊपर हवा अलग तरह से बिहेव करती है। यह अब एक जैसी नहीं टकराती, ये घेर लेती है और अनप्रेडिक्टेबल एंगल से अटैक करती है। एफिल का सॉल्यूशन बहुत रेडिकल था। एफिल टावर को कभी इन हवाओं से लड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। असल में इसे हवा को अपने आर पार जाने देने के लिए डिजाइन किया गया था। इसकी जालीदार ओपन जाली ने तेज हवाओं को हानिरहित धाराओं में तोड़ दिया। टावर का एलिगेंट कर्व कोई आर्टिस्टिक छूट नहीं था, इसे हवा के दबाव के फिजिकल ग्राफ के रूप में बनाया गया था। कर्वेचर के हर मिलीमीटर की कैलकुलेशन हवा के बेंडिंग मोमेंट को टावर के खुद के वजन के साथ बैलेंस करने के लिए की गई थी। स्ट्रक्चर को सचमुच सांस लेने के लिए डिजाइन किया गया था। एफिल टावर हिलता है और गर्मी की वजह से 15 सेंटीमीटर तक झुक सकता है, बिना अपनी ताकत का एक भी अंश खोए, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन ऊपर जा रहा था, एक नया चैलेंज सामने आया। बिना बड़े बड़े स्कैफोल्डिंग के हजारों टन लोहे को ऊपर कैसे उठाया जाए? इसका सॉल्यूशन 19वीं सदी का एक अजूबा था, क्रीपर क्रेन का इस्तेमाल। स्टीम इंजन सीधे स्ट्रक्चर से अटैच थे जो ऊपर जा रहा था, और उन्हीं रेलों पर चढ़ते थे जिन पर बाद में लिफ्ट चलनी थी। एक एक करके उन्होंने 18,000 प्रेसिजन मेड लोहे के एलिमेंट्स को उठाया। फिर वे उन सेक्शंस पर चढ़ जाते थे जिन्हें अभी अभी इंस्टॉल किया गया था। 150 से 300 वर्कर्स की एक मेथोडिकल डांस, सीढ़ी पर ऊपर नीचे होते हुए। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं, बस बेसिक डिसिप्लिन और दोहराव, और पूरे प्रोसेस में पक्की प्रेसिजन के साथ। फाइनली 1888 की सर्दियों में चढ़ाई डेंजरस हो जाती है। पाला लोहे को काटता है क्योंकि बर्फीली हवाएं जाली पर बहती हैं। बढ़ती हुई स्ट्रक्चर को एक धोखेबाज भूल भुलैया में बदल देती है। बाहर अखबार की हेडलाइंस इसका मजाक उड़ाती है, इसे एक मॉन्स्टर स्केलेटन कहती है। लेकिन अंदर कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस सटीक काम था, बस रिदम थी। 2.5 मिलियन रिवेट्स इस्तेमाल के लिए तैयार, हर एक को एक रस्म के साथ लगाया जाता है। हर जॉइंट पर 4 लोगों की एक टीम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करती है। एक चिमटे से रिवेट पकड़कर उसे जगह पर रखता है, दूसरा उसे पोजीशन करता है, तीसरा हेड को शेप देता है, आखिरी वाला उसे धीरे धीरे एक्यूरेसी के साथ हैमर करता है। यह प्रोसेस हर दिन हजारों बार रिपीट होता है। हथौड़े के नीचे स्टील गाना गाता है, ठंडी धुंधली हवा में चिंगारियां उड़ती है। जैसे जैसे हर रिवेट ठंडा होता है, वह सिकुड़ता है, प्लेटों को ऐसी ताकत से जोड़ता है जिसकी कोई बोल्ट बराबरी नहीं कर सकता। हाथ नहीं डगमगाते, फिजिक्स अपना काम करती है। जॉइंट पर जॉइंट फ्रेम कसता जाता है। टावर बर्फीली हवा के खिलाफ तैयारी करता है, हवा के चिल्लाने पर सिकुड़ता हुआ। जालीदार स्ट्रक्चर हर झोंके के साथ झुकता है और फिर सेटल हो जाता है, पहले से ज्यादा टाइट। मौसम के खिलाफ डिसिप्लिन का एक सर्कुलर मोशन, चांस के खिलाफ ऑर्डर। सुबह हर बीम पर बर्फ की परत होती है, शाम तक एक और लेवल सिक्योर हो जाता है। सीजन उसे टेस्ट करता है। ठंडे होते रिवेट्स परफेक्ट जवाब थे, लेकिन वर्क साइट के बाहर शहर बदलने लगता है। 1887 तक अपोजिशन बढ़ जाता है। सैलून और कैफे में, अखबारों और पैम्फलेट्स में एक कोरस बनता है, द कमिटी ऑफ द 300 राइटर्स, आर्टिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, यहां तक कि महान गायदी मोपासां भी रेसिस्टेंस में शामिल हो जाते हैं। वे इसे पेरिस पर एक ब्रूटल निशान, इसकी ब्यूटी पर एक धब्बा कहते हैं। पिटीशंस पर सिग्नेचर जमा होते गए।
लेटर्स ढेर होते गए। पेरिस के बुलेवार्ड्स पर हवा में पैम्फलेट्स उड़ते हैं और फिर भी सारे शोर के बावजूद एक शांत सांत्वना क्रिटिक्स के बीच सेटल होने लगती है। टावर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। एफिल को सिर्फ 20 साल दिए गए थे। 1909 के बाद उनका मानना है लोहे का यह अपमान डिसेंबल कर दिया जाएगा और भुला दिया जाएगा। अगर वे बस इतना जानते। आर्ग्यूमेंट्स और तेज हो गए। कई क्रिटिक्स ने कहा कि अगर यह सर्दियों में बच जाता है तो यह गर्मियों की गर्मी में नहीं बचेगा। वे साइंस को नहीं जानते थे। सबने सोचा कि जो रिवेट्स पाले में कसकर चिपके हुए थे वे गर्मियों की धूप में फिसल जाएंगे। लेकिन इंजीनियरिंग पोएट्री में बात नहीं करती, वह प्रूफ में बात करती है और प्रूफ बनाए जाते हैं, उन पर डिबेट नहीं की जाती। टाइम की आखिरी बात होगी। पेरिस गरजता है लेकिन काम चलता रहता है। हैमर पर हैमर, जॉइंट पर जॉइंट, एक सर्कुलर मोशन में। छतों के ऊपर, आर्गुमेंट्स के पार, टावर ऊपर उठता है। मौसम, प्रोटेस्ट्स, डाउट के बावजूद अनवेवरिंग। जिसे कभी मॉन्स्टर कहा गया था, अब वह शांत खड़ा है, अडिग, टाइम के डिसाइड करने का इंतजार कर रहा है। शुरू से ही एफिल को पता था कि सुंदरता बस एक राय है, लेकिन उपयोगिता एक नियम है। वह स्वाद का स्मारक नहीं बना रहा था, वह कुछ ऐसा बना रहा था जो काम करता था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेरिस के ऊपर अपनी मीनार की चोटी पर गुस्ताव एफिल ने एक राज सीक्रेट बनाया था? अपने लिए एक प्राइवेट अपार्टमेंट। पेरिस के लोगों ने उन्हें वहां एक रात बिताने के लिए छोटी छोटी दौलतें दी, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। वह जगह दिखाने के लिए नहीं थी, वह माइंडों के लिए थी, साइंटिफिक माइंडों के लिए। उनमें से थॉमस एडिसन भी थे, जो एक बार उनसे मिलने आए और एफिल को एक फोनोग्राफ गिफ्ट किया। लेकिन एफिल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। अपने अपार्टमेंट के ठीक नीचे उन्होंने एक लैबोरेटरी इन द स्काई भी बनाई। मीनार की तीसरी मंजिल पर यह एक सिंबल नहीं था, यह साइंस के लिए एक फंक्शनल सेंटर था। एनेमोमीटर, बैरोमीटर, मीटर और मेजरमेंट्स से जगह भरी हुई थी। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो तारीफ नहीं करते थे, लॉगबुक जो झूठ नहीं बोलते थे। वहां 5000 से ज्यादा एरोडायनामिक टेस्ट किए गए। धुएं के निशान और झंडे अदृश्य ताकतों को ट्रैक करते थे। विंड टनल ने मीनार के बनने से बहुत पहले उसकी आकृति को बेहतर बना दिया था। सटीक मॉडलिंग वास्तविक दुनिया के ऑब्जर्वेशन से मिली। आकृति ने ताकतों का पालन किया। स्वाद की जगह टेस्ट ने ले ली। फिर सिग्नल आया। एफिल समझ गया कि जाली सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं थी, बल्कि इलेक्ट्रिकल भी थी। लोहे का ढांचा एंटीना बन गया। 1899 में एक चिंगारी पेरिस में मीनार से पैंथियन तक कूदी। लोहे और पत्थर के बीच हवा में डॉट्स और डैश की एक लाइन ने ट्रैवल किया और दूरी कम हो गई। एक मैसेज मिला। आखिरकार मीनार के जिंदा रहने का मकसद सामने आया। 1903 तक फ्रांसीसी सेना समझने लगी, ऊंचाई सिर्फ एस्थेटिक नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक थी और क्लैरिटी ही डिफेंस थी। और इस तरह एंटीना और ऊंचे गए, रिसीवर मैसेजेस से गूंज उठे, डॉट्स और डैश ऑन ऑर्डर बन गए और कोड टैक्टिक्स बन गए। और जब 1914 में जंग छिड़ गई तो मीनार जागती रही। उसने वह सुना जो सुना नहीं जाना चाहिए था। जर्मन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट किया गया और सीक्रेट रूट सामने आ गए। मारने की लड़ाई में प्लान में देरी हुई। सिर्फ सैनिकों ने ही नहीं, बल्कि जानकारी ने भी टर्न द टाइड। मीनार ने दुश्मन के सिग्नलों को ब्लॉक कर दिया, कम्युनिकेशन को भ्रमित कर दिया और काउंटर अटैक के लिए टाइम जीत लिया। पेरिस टिका रहा, सिर्फ राइफलों से नहीं, बल्कि रेडियो से। सैलून में याचिकाएं फीकी पड़ गईं, विरोध शांत हो गए। टेलीग्राफ रूम में, फैसला पल्स में फिर से लिखा गया। दलील की जगह उपयोगिता, फैशन की जगह फंक्शन, और 20 साल का लीज खत्म हो गया। स्क्रैप डीलर्स आए, इंतजार किया और खाली हाथ चले गए। साइंस ने मीनार को बचा लिया था, सिग्नलों ने इसे जरूरी बना दिया और जरूरत ने भी। जो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू हुआ था, वह इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था। जिसे मॉन्स्टर कहा गया था, उसने एक दिमाग विकसित कर लिया था। और फिर भी एक्सपेरिमेंट जारी रहे। पेरिस को अपनी छतों के ऊपर एक नया लिसनिंग पोस्ट मिला। वायरलेस सिग्नल पूरे शहर में, और उससे कहीं आगे कूद रहे थे। और रात के टेस्ट ने उनकी पहुंच की पुष्टि की। उत्सुक भीड़ चैंप डी मार्स में इकट्ठा होती रही, ताकि भविष्य को रियल टाइम में सामने आते हुए देख सके। टेलीग्राफर्स मोर्स में साफ साफ ऑर्डर टाइप करते थे। डॉट्स और डैश शोर के बीच से साफ साफ कटते थे। मैसेजेस ने हेडक्वार्टर को फ्रंट लाइन से जोड़ दिया।
रियल टाइम इंटेलिजेंस ने बैटल प्लान्स को फिर से लिखा और ऊंचाई एक फायदा बन गई। टेक्नीशियंस फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करते थे, रिसीवर दूर के स्टेशनों की फुसफुसाहट पकड़ते थे, यहां तक कि जब तूफान आते थे तो रेडियो मजबूती से टिके रहते थे। अखबारों ने मीनार की बढ़ती रेपुटेशन के बारे में बताया। रात में यह एक शांत मकसद से चमकती थी, अंधेरे में एक लोहे का बीकन धड़कता हुआ। लोग सुनते थे, अफवाहें सिग्नलों में बदल गईं। मीनार को अब अपनी जगह के लिए बहस करने की जरूरत नहीं थी, वह सबूतों के साथ बोलती थी। हर स्टेशन ने कुछ नया सिखाया और इंस्ट्रूमेंट्स आखिरकार इवॉल्व हो गए। मैप्स ज्यादा सटीक हो गए और कोऑर्डिनेशन अब ज्यादा सटीक था, और वह रूम्स ने शोर को स्ट्रेटजी में बदल दिया। सिविलियन ऊपर देखते थे और हवा में कुछ बड़ा महसूस करते थे। प्रोग्रेस को पत्थर या स्टील में नहीं, बल्कि सिग्नलों और शांति में मापा जाता था। लगातार मीटिंग्स हॉल में गूंजती रहती थीं और टेलीग्राफ की कुंजियां कभी नहीं रुकती थीं। इंजीनियर्स नए इंप्रूवमेंट्स पर चर्चा करते थे। सरकारी ऑफिस गूंजते हुए रिसीवरों से भर गए और एंटीना ऊपर चढ़ते रहे। शहर लोहे के जरिए सांस लेता था और रात गिरती थी, शांत, गूंजती हुई, जिंदा, पेरिस आसमान के जरिए फुसफुसाता हुआ। एक टाइम पर यह एक नफरत वाली सिलुएट थी। मजाक उड़ाया गया, प्रोटेस्ट किया गया और उसे नीचा दिखाया गया। आज ये इंजेन्युइटी का एक ग्लोबल आइकॉन है जो तुरंत पहचाना जाता है, जिसे सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत एडमायर किया जाता है। लेकिन इसके इम्पोजिंग स्ट्रक्चर के पीछे सिर्फ ईफेल ही नहीं बल्कि साइलेंट माइंड्स की एक टीम थी जिसने इम्पॉसिबल को रियलिटी में बदला। मॉरिस क्यूचलिन और एमिल नुगिए, इंजीनियर्स जिनके 1884 के स्केचेस और कैलकुलेशंस ने टावर की इनविजिबल बोन्स बनाई। उनके विजन ने एक एक लाइन, एक एक नंबर और पूरी प्रिसीजन के साथ फाउंडेशन रखी। फिर आए स्टीफन सॉविस्टर, वो आर्किटेक्ट जिन्होंने स्ट्रक्चर को एलिगेंस और ग्रेस से ढका। सबसे ऊपर थे गुस्ताव एफेल, वो आदमी जिसने अपनी रेप्यूटेशन, अपनी फॉर्चून और अपना फ्यूचर ऐसी चीज की सक्सेस पर दांव पर लगा दिया जिसे दुनिया समझने से इनकार करती थी। जैसे जैसे डाउट बढ़ता गया, वो डटे रहे। जो कंट्रोवर्सी के तौर पर शुरू हुआ था, उसे स्टील में अपनी आवाज मिली और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। रिडिक्यूल जल्द ही फीका पड़ गया और भीड़ आने लगी। पोस्टकार्ड्स छपे और आखिर में कैमरे आसमान की ओर मुड़ गए। जो कभी एक प्रोवोकेशन था, वो एक डेस्टिनेशन बन गया, एक मॉन्यूमेंट जिसे कभी पब्लिक आउटरेज से खतरा था, वो जेनरेशंस के लिए पिलग्रिमेज बन गया। ईआईफेल टावर हमें एक गहरी बात सिखाती है कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज अक्सर पहले मिस्टेक्स की तरह दिखती हैं। ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रूज शायद ही कभी एक्सेप्टेड होकर आते हैं। वे फ्रिक्शन में बनते हैं, रेजिस्टेंस से तेज होते हैं और आखिर में अप्रूवल से नहीं बल्कि प्रूफ से आगे बढ़ते हैं। कंट्रोवर्सी ने ही उसे अर्जेंसी दी, साइंस ने उसे परमानेंस दी। आयरन लेडी ने सिर्फ एक स्काईलाइन को फिर से डिजाइन नहीं किया, बल्कि उसने रीडिफाइन किया कि ह्यूमैनिटी क्या बना सकती है। ईआईफेल टावर हमें सिखाती है कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज अक्सर पब्लिक की नजरों में गलतियों के तौर पर शुरू होती हैं। सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि फंक्शन, सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि विजन, और ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि करेज और डिटर्मिनेशन की कहानी है आयरन में। आयरन लेडी ने सिर्फ एक स्काईलाइन को बदलने से कहीं ज्यादा किया। उसने रीडिफाइन किया कि इंसान फ्यूचर कैसे बनाते हैं। गाइस, क्या आपको पता था कि गुस्ताव एफेल ने फर्स्ट फ्लोर गैलरी के चारों ओर फ्रेंच साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस के 72 नेम्स को इंग्रेव्ड करवाया था? इन नामों में एम्पेयर, लाग्रांज, लावुआजिए और फूरिये जैसी लेजेंडरी फिगर्स शामिल हैं। ये सभी नाम टावर के चारों साइड पर ठीक फर्स्ट फ्लोर बैल्कनी के नीचे मौजूद है। इन्हें 20th सेंचुरी की शुरुआत में पेंट किया गया था, लेकिन 1980s के आखिर में रिस्टोर किया गया। आखिर में हमें याद दिलाया जाता है कि हर वंडर एक सवाल, एक स्केच और कन्वेंशन के लिए एक चैलेंज से शुरू होता है। अगर आपने इसकी हिडन हिस्ट्री की इस जर्नी को एंजॉय किया है तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी और वंडर्स डिकोड करने बाकी हैं, जहां इंजीनियरिंग और एम्बिशन टकराते हैं और जहां इम्पॉसिबल रियल बन जाता है। अगली बार हमारे साथ जुड़े जब हम अगली बड़ी वंडर को डिकोड करेंगे, जहां इंजीनियरिंग और ह्यूमन एम्बिशन कोलाइड करते हैं। हम आपको हमारी नई जर्नी में मिलेंगे, एक और वंडर को डिकोड करने के लिए।
हमें बताएं कि आप अगला कौन सा वंडर एक्सप्लोर करना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सब्सक्राइब करें और तब तक ऊपर देखते रहें।